हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के दूसरे सबसे छोटे राज्य सिक्किम के बारे में। दोस्तों, सिक्किम आज़ादी के समय एक स्वतंत्र रियासत था या ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में चल रही एक देसी रियासत थी और आज़ादी के बाद भारत के संरक्षण में चलने वाली एक स्वायत्त रियासत थी। लेकिन 1974 में भारत सरकार ने सिक्किम का भारत में विलय कर लिया, जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय कर लिया और सिक्किम अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में विख्यात है। एक छोटा सा राज्य जिसकी क्षेत्रफल मात्र लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और लगभग 6 लाख के समथिंग जनसंख्या है, लेकिन अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से भारत के लिए सैन्य, सामरिक और रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के नाम पे भारत के लिए बहुत ही शानदार लोकेशन के रूप में एक स्टेट है, जो कि चाइना पे निगरानी करने के लिए हो या फिर हर जगह भारत की सेना के लिए हो, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन रखता है। तो आज हम सिक्किम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सिक्किम का भारत में विलय हुआ और भारत के लिए सिक्किम क्यों इम्पोर्टेंट है और सिक्किम की जो वहाँ का कल्चर कैसा है, और वहाँ अपने पॉलिटिकल साइंस के एंगल से भी हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज़ से वहाँ पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। और अब हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 26 अप्रैल को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 अप्रैल 1974 को भारत की संविधान सभा ने भारत की राज्यसभा या फिर भारत की संसद के द्वारा वो अधिनियम पास किया गया था, 36वां संविधान शोधन अधिनियम पास किया गया था, जिसके माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्किम की जियोपॉलिटिकल लोकेशन कैसी है। दोस्तों, तो सिक्किम के बारे में बात करें, हम सिक्किम की जियोपॉलिटिकल लोकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखें, ये अपना एशिया है। एशिया में देखो, ये चाइना है, ये इंडिया है, पाकिस्तान वगैरह है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये पूरा क्या है, साउथ एशिया है। कौन सा है? ये साउथ एशिया है। और साउथ एशिया में भारत है। भारत का देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इसी नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा राज्य है, यहाँ पर सिक्किम पड़ता है। दोस्तों, सिक्किम के देखो वेस्ट साइड में पड़ता है नेपाल और ईस्ट साइड में भूटान है, वहीं नॉर्थ साइड में कौन है? चाइना है। और साउथ में देखते हैं तो इधर बांग्लादेश भी इसके टच करता है और इंडिया का तो ये क्षेत्र आता ही है। दोस्तों, अब देखो अपने पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल है पूरा। पश्चिम बंगाल नीचे कहाँ टच करता है? सिक्किम के साथ पश्चिम बंगाल भी सीमा लगाता है। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल लोकेशन इसकी देखें तो पश्चिम में इसके नेपाल लगता है, पूर्व में भूटान है, उत्तर में चीन है और दक्षिण में भारत का इसका पश्चिम बंगाल है, ये सीमा लगाता है। और फिर नीचे बांग्लादेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र है, मात्र 22 किलोमीटर का छोटा सा क्षेत्र है, जिसको आप एक गलियारा है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मात्र 22 किलोमीटर का क्षेत्र है। इससे भारत की कनेक्टिविटी घट जाए या इस पर नियंत्रण नहीं रहे तो कल को चाइना आके यहाँ से भारत की पूरी नाथुला दर्रा है सिक्किम के पास में, इस दर्रे से आकर भारत को क्या चुंबी घाटी और नाथुला दर्रा है, वो यहाँ से आके भारत की नॉर्थ ईस्ट की पूरी कनेक्टिविटी क्या कर सकता है? कट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए सिक्किम भी भारत के लिए क्या हो जाता है? इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कंट्रोल रखने के लिए भारत के लिए सिक्किम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ नाथुला दर्रा है। सिक्किम पे कंट्रोल होने का मतलब है कि भारत सरकार नाथुला दर्रे पे ठीक से कंट्रोल कर सकती है, चुंबी घाटी पे ठीक से कंट्रोल कर सकती है, और चुंबी घाटी और नाथुला दर्रा पे कंट्रोल होने का मतलब है कि चाइना इधर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा राज्य जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा, ये देखो, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, इधर बांग्लादेश है, यहाँ ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, मात्र 22 किलोमीटर क्षेत्र है, जिसको आप चिकन नेक बोलते हो। चिकन नेक इसलिए बोलते हो कि संकड़ी सी गली है, मात्र 22-23 किलोमीटर की गली है। तो ये चिकन नेक है। और इसी से भारत क्या, जो मतलब स्थल मार्ग से केवल और केवल ये जो 22 किलोमीटर का एरिया है, इसी से स्थल मार्ग से भारत के किससे कनेक्ट होता है? नॉर्थ ईस्ट से पूरा कनेक्ट हो पाता है, क्योंकि ये क्षेत्र नहीं हो तो फिर बांग्लादेश पे हम डिपेंड हो जाएं या फिर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ये पूरी बात थी इस सिक्किम के महत्व की, कि सिक्किम इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिक्किम भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और आज जो सिक्किम का हम 50वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिक्किम के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पे गए हैं और लगभग 4,000 करोड़ की विकास या आधारभूत अवसंरचना
परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। इस मौके पे हम सिक्किम का महत्व और वहाँ के कल्चर के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप जीके विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। हम देखेंगे इतिहास, चीन का विरोध और वर्तमान स्थिति क्या है, और सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार हुआ था। पीएम मोदी की सिक्किम का 2 दिन का आधिकारिक दौरा है, जिसमें वो 4000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस का ऐतिहासिक अवसर और 26 अप्रैल 2026, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम विश्लेषण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्किम दौरा कई दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दौरा न केवल एक राजनीतिक घटना है, बल्कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमा नीति, चीन के साथ संबंधों और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देता है। अभी इस न्यूज़ का एनालिसिस ये है कि लगभग 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे, सड़क और पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस, इनकी सिक्किम की स्थापना 26 अप्रैल 1975 को हुई थी, के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भागीदारी करेंगे। सिक्किम का रणनीतिक महत्व ये है कि चीन सीमा से लगे राज्य में केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ पर देना चाहिए, और चीन के लिए एक सख्त संदेश भी है कि इस क्षेत्र में भारत अवसंरचना विकास के लिए बहुत क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। पर्यटन, जैविक खेती और हरित ऊर्जा सिक्किम के विकास के मॉडल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो सिक्किम है वहाँ पर एक आप बोल सकते हो कि ओवर टूरिज्म हो रहा है, ठीक है। ओवर टूरिज्म की वहाँ की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से बढ़ के वहाँ पर टूरिज्म हो रहा है, तो ये भी एक वहाँ के मतलब जो प्राकृतिक साधन है उनके लिए खतरा है। दूसरी बात, 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य बन चुका है, और हरित ऊर्जा के लिए भी ये फेमस है। और ये मॉडल है पर्यटन, जैविक खेती और हरित ऊर्जा, सिक्किम के विकास मॉडल को बढ़ावा देना है। डोकलाम और गलवान के बाद भारत चीन तनाव के परिप्रेक्ष्य में सीमावर्ती राज्यों को विशेष महत्व देना भारत सरकार की सामरिक नीति का एक संकेत है। राजनीतिक एवं कूटनीतिक संदेश ये है कि इस दौरे से भारत सरकार का स्पष्ट संदेश है, सीमावर्ती राज्यों को मुख्य धारा के विकास से जोड़ना है। चीन को इस संकेत देना है कि भारत अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सिक्किम की विशेष पहचान जैसे जैविक राज्य, पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करना भी इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं सिक्किम का भारत में विलय कैसे हुआ, इसके बारे में हम पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें, सिक्किम हिमालय की गोद में बसा एक 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक छोटा सा राज्य है, जिसमें लगभग 6 लाख की जनसंख्या निवास करती है, जो कि अपनी प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से दुनिया में विश्वविख्यात है। जो 3 शक्तिशाली देश आपने देखा कि उत्तर में चाइना, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और इधर एक भारत, इन 4 देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा सिक्किम है। लेकिन भारत का तो सिक्किम क्या है, अभिन्न अंग है, भारत का तो एक राज्य है। पहले एक क्या भारत के स्वायत्त क्षेत्र में चलता था 1970, हाँ, तो 3 देशों से घिरा हुआ है। 1890 से 1947 तक ब्रिटिश भारत का संरक्षित राज्य था। उसके बाद में अब सिक्किम के बारे में, सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। किसके वंश का था? चोग्याल वंश का था, जिसको नामग्याल वंश भी कहा जाता है। 1642 से 1975 तक यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन रहा। लगभग 333 वर्ष तक एक वंश का शासन रहा है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल लगभग 7096 वर्ग किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भाषाएं यहाँ पर नेपाली है, सिक्किमी है, भूटिया, लेप्चा, ये जनजाति है, यहाँ की इनकी भाषाएं भी बोल जाती है। यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो हिंदू और बौद्ध जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थिति चीन उत्तर में है, नेपाल पश्चिम में है, भूटान पूर्व में है, और पश्चिम बंगाल इसके दक्षिण में पड़ता है। और ये 1890 में ब्रिटिश सरकार का संरक्षित राज्य बन गया। 1947 में भारत सरकार के साथ संधि हुई। आज़ादी के बाद ये स्वतंत्र रियासत रही और भारत का एक सुरक्षित राज्य के रूप में इसने काम किया है, ठीक है। 1947 से 75 तक की बात करें तो भारत सिक्किम संबंध, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई। तो आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सिक्किम को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार के बीच में, भारत वहाँ के राजा चोग्याल वंश के राजा थे, उनके बीच और भारत सरकार के बीच संधि कब हुई थी? 1947 की हुई थी। अब अगला स्टेटमेंट ये हो सकता है उस संधि के प्रावधान क्या थे, और सिक्किम का भारत में विलय कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, कब किया गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, और अब 2026 में कौन सा स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है। ये सारे फैक्ट हैं वो आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। और स्कूल लेक्चरर एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी 12th क्लास में सिक्किम का भारत में विलय है वो स्पष्ट तौर से विस्तार से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है,
सिक्किम के बीच में एक क्या हुई थी, संधि हुई थी दोस्तों। सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत बना, लेकिन रक्षा, संचार और विदेश नीति भारत के अधीन रही। 1947 की संधि के तहत सिक्किम की आंतरिक स्वायत्ता तो वहाँ के राजा को प्राप्त थी, वहाँ की सरकार को प्राप्त थी, लेकिन जो रक्षा है, विदेश है, संचार का मामला, वो पूरा का पूरा भारत सरकार के हैंडओवर कर दिया गया था। अर्थात भारत के संरक्षण में एक स्वायत्त राज्य बना हुआ था। इसमें रक्षा, संचार और विदेश नीति भारत के अधीन रही। विदेश नीति भी किसके अधीन रही थी, भारत के अधीन रही थी। उस समय के चोग्याल राजा कौन थे, पालदेन थोंडुप नामग्याल चीन के करीब होते जा रहे थे। इस वजह से भारत सरकार को क्या थोड़ी चिंता सता रही थी। सिक्किम में नेपाली मूल की आबादी बहुमत में थी, जो भारत में विलय चाहती थी। 1973 में वहाँ पर एक व्यापक जन आंदोलन हुआ और उससे राजनीतिक अस्थिरता क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। विलय की प्रक्रिया उस समय आप सभी को पता होगा कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि एक सशक्त प्रधानमंत्री होने के साथ साथ 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुके थे, उनके नेतृत्व में भारत की सेना। और उसके बाद में उस समय उनकी जो छवि थी उस समय के प्रधानमंत्री की, वो भी विश्व में बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे की छवि थी। इस वजह से उन्होंने अपनी उस जो इमेज थी उसका फ़ायदा उठाते हुए सिक्किम का भारत में विलय कर लिया। और चाइना भी खुल के विरोध नहीं कर सका। हालांकि चाइना ने विरोध किया, लेकिन खुल के विरोध नहीं कर सका, क्योंकि तो ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो 1973 से 75 में सिक्किम के विलय की प्रक्रिया चली। 1973 में यहाँ पर क्या हुआ था, जन आंदोलन हुआ था और सिक्किम की जनता ने चोग्याल राजा के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। भारत ने इसमें क्या की, मध्यस्थता की। मई 1973 में एक त्रिपक्षीय समझौता होता है और समझौते के भाग कौन कौन होते हैं, भारत, एक साइड में भारत सरकार होती है, एक साइड में चोग्याल राजा होता है, और वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है और वहाँ पर एक सिक्किम विधानसभा की स्थापना होती है। राजा को नाम मात्र का प्रमुख बनाए रखने के लिए 1973 में क्या हो जाता है, एक त्रिपक्षीय समझौता हो जाता है। भारत सरकार वहाँ एक विधानसभा की स्थापना कर देती है और वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टेड विधानसभा में वो लोग चुनाव के माध्यम से आएंगे और राजा एक वहाँ संरक्षक बन के रह गया था। अर्थात इस समझौते के माध्यम से राजा को कमज़ोर कर दिया गया था। अप्रैल 1974 में वहाँ पर क्या हुए दोस्तों, चुनाव हुए। चुनाव में क्या हुआ था, ये काजी लेंडुप दोरजी थे, ये वहाँ के क्या बन गए थे, इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो सिक्किम राज्य कांग्रेस थी उन्होंने क्या की थी, बहुमत से जीत हासिल की थी रह यहाँ पर राजा फिर क्या रह गया, एक नाम मात्र का। फरवरी 1975 में क्या हुआ, फरवरी 1975 में एक विशेष अधिवेशन हुआ। सिक्किम विधानसभा ने भारत में विलय का प्रस्ताव पारित कर दिया कि भारत में विलय कर देंगे, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। केवल सिक्किम विधानसभा के प्रस्ताव से काम नहीं किया, भारत सरकार ने वहाँ पर फिर भारत में विलय के लिए जनमत संग्रह रेफरेंडम भी करवा लिया और वहाँ पर लगभग 97.5 लगभग 98% जनता ने भारत के पक्ष में विलय पे हस्ताक्षर कर दिए। और परिणाम स्वरूप 14 अप्रैल 1975 को वहाँ पर क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 97.5% मतदाताओं ने भारत के विलय के पक्ष में मतदान किया। 26 अप्रैल 1975 वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत की संसद ने संविधान में 36वां संविधान शोधन पारित किया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया दोस्तों। तो उस समय ये चीज़ें हुई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये उस समय राष्ट्रपति थे। और 22वां राज्य भारत का कौन सा बना था, सिक्किम बना था। 37वां संविधान शोधन के माध्यम से क्या बनाया गया था, इसको भारत का एक 22वां राज्य बनाया गया था दोस्तों। 35वां संविधान शोधन है, ये भी आप ध्यान रखना, ये इसी से संबंधित है, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके माध्यम से क्या किया गया था, इसको एक एसोसिएट स्टेट या सह राज्य बनाया गया था। तो 35वां संविधान शोधन भी सिक्किम से संबंधित है और इसको क्या बनाया गया था, एक भारत का सह राज्य बनाया गया था। उसके बाद में 36वां संविधान शोधन 1975 के माध्यम से क्या कर दिया, इसको भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी की भूमिका क्या रही थी। सिक्किम में भारत के विलय में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निर्णायक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मुख्य निर्णय और रणनीतियाँ, रणनीतिक दूरदर्शिता। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा। चीन और तिब्बत की सीमा से लगे इस क्षेत्र का नियंत्रण भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये क्षेत्र मैंने बताया है
इस क्षेत्र पे कंट्रोल होने का मतलब है नाथुला दर्रा या फिर चुंबी घाटी है उससे चाइना को आगे बढ़ने से रोकना, और जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर भारत का पूरी तरह से नियंत्रण रखना और भारत की संचार व्यवस्था वहाँ पर अबाधित तरीके से संचालित करना, ये सिक्किम की वजह से भारत आसानी से कर सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, रणनीतिक दूरदर्शिता के माध्यम से जनमत संग्रह का आयोजन किया। विलय को वैधता प्रदान करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 97.5% जनता ने भारत के पक्ष में मतदान किया। और फिर भारत में संसदीय प्रक्रिया अपना ली। 36वां संविधान शोधन अधिनियम 1975 के पारित करवाया, जिसने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बढ़ा दिया गया था। तो ये देखो कितनी मतलब एक स्मार्ट तरीके से चीज़ें की है। सबसे पहले वहाँ पर जनता के द्वारा विरोध प्रदर्शन करवाए जाते हैं, उसके बाद में वहाँ पर राजा और वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके बीच में एक समझौता करा के राजा को कमज़ोर किया जाता है। और उसके बाद में वहाँ की राज्य की कांग्रेस, सिक्किम राज्य कांग्रेस है, उनको बहुमत मिलता है और वो एक बहुमत से एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि सिक्किम को क्या भारत में मिला लिया जाए। और उसके बाद में सरकार क्या करा लेती है, वहाँ पर एक जनमत संग्रह करा लेती है। जनमत संग्रह में 97.5% लोग हैं वो भारत के पक्ष में मतदान कर देते हैं। और उसके बाद में भारत सरकार क्या करती है, संसदीय प्रक्रिया के तहत, कि ऐसा नहीं हो कि एक लीगल प्रक्रिया नहीं हो, तो फिर उसके बाद में एक संविधान संशोधन करके भारत का क्या बना लेती है, 28वां राज्य बना लेती है। और ये सारा सब कुछ बहुत ही क्या एकदम आसान तरीके से उस समय की प्रधानमंत्री ने ये कर दिया था। तो ये सब चीज़ें। कूटनीतिक संतुलन क्या है, चीन और नेपाल की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए विलय संपन्न किया। 1971 की जीत के बाद में, बांग्लादेश की जीत के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में थी, जिसने सिक्किम विलय को आसान बना दिया था। इंदिरा गांधी का कथन क्या था, सिक्किम का विलय कोई विजय नहीं है। अब सामान्यतः क्या करते हैं, जो समझदार लोग नहीं होते हैं वो इसको क्या करते हैं, ये विजय कर ली, वो ये कर ली, वो कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये विजय नहीं है, ये स्वाभाविक विलय है। सिक्किम तो भारत का ही अंग था, भारत की संस्कृति है, भारत का अंग था, सब कुछ भारत के सरकार के संरक्षण में चल रहा था। और पहले जो ब्रिटिश भारत था, जिसमें ब्रिटिश सरकार, इवन आप कह सकते हो भारत की सरकार थी उस समय के, भाई अंग्रेजों का राज था लेकिन वो पूरे भारत पे राज कर रही थी। तो उस समय जो इसके साथ अंग्रेजों के साथ इसकी संधि थी, तो वो एक तरह से भारत सरकार के अधीन ही काम कर रहा था। और आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के अधीन काम कर रहा था। तो ये तो स्वाभाविक विलय था, इसमें कोई आपको अचंभा करने वाली बात नहीं है। ये किसने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, ये एक स्वाभाविक पुनर्मिलन है। ठीक है, सिक्किम की जनता ने स्वयं अपना भविष्य तय किया है कि हमें क्या रहना है, भारत के साथ रहना है। और ये लोकतंत्र की जीत है मित्रों। भारत की सुरक्षा सीमाओं की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक दायित्व है। ये किसने बोला, इंदिरा गांधी ने। और सिक्किम भारत की सुरक्षा सीमा है, भारत की राजनीतिक सीमा है, और उसका दायित्व सुरक्षा करना भारत सरकार का ये तो प्राथमिक दायित्व है। तो ये इंदिरा गांधी ने कितना शानदार स्टेटमेंट देके इस चीज़ को एकदम बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में चीन का प्रतिरोध। चीन ने काफ़ी लंबे समय तक प्रतिरोध किया। इवन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने चीन दौरे पे गए थे, तब जाके चीन ने इस बात को स्वीकारा कि ये जो सिक्किम है ये भारत का अंग है। तो 1974 से लेके कंटिन्यूसली चीन इसको एक स्वतंत्र रियासत के रूप में मानता रहा और भारत का इस अभिन्न नहीं माना था। तो ये सब चीज़ें, चीन ने सिक्किम को भारत में विलय का कड़ा विरोध किया। विरोध कई स्तरों पे था, विरोध था लेकिन उस समय कोई हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कूटनीतिक आपत्तियां क्या थी, चीन ने सिक्किम विलय को अवैध और विस्तारवादी नीति का हिस्सा करार दिया। चीनी सरकारी मीडिया में भारत की तीव्र आलोचना की गई। चीन ने दशकों तक सिक्किम को भारत का अंग मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। 1975 में चीनी मानचित्रों में सिक्किम को स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्शाया जाता रहा था। ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद में चीन का वास्तविक हित क्या था, यहाँ विरोध करने का एक सीधा सा रीजन ये था, मैंने आपको पहले ही बताया, चुंबी घाटी, नाथुला दर्रा, डोकलाम सब चीज़ें हैं, उन पे चीन कंट्रोल करके भारत का नॉर्थ ईस्ट है उससे आवागमन कट करना और उस क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाना, सामरिक और रणनीतिक और सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो हम बात करते हैं नाथुला दर्रा। सिक्किम में स्थित ये दर्रा तिब्बत से सीधे जुड़ता है, व्यापार और सैन्य मार्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह दर्रा भारत और चीन के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये जो भारत और चीन के व्यापार होता है, अधिकतर व्यापार नाथुला दर्रे से होता है। ये दर्रा काफ़ी सालों से बंद था क्योंकि इसमें इस दर्रे से चाइना कई बार घुसपैठ भी करता है। तो ये दर्रा काफ़ी समय से बंद था, लेकिन यूपीए 1 सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस सरकार ने 2006 में नाथुला दर्रा को आंशिक रूप से खोल दिया गया था। तो राजस्थान पुलिस एसआई का जो पेपर था 2021 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथुला दर्रा को भारत और चीन के व्यापार के लिए पुनः दोबारा कब खोला गया था, 2006 में खोला गया था, ध्यान रखना। ठीक है, सिक्किम में स्थित ये दर्रा तिब्बत से सीधे जुड़ता है और व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दर्रा ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो जो रेशम मार्ग था, सिल्क रूट था, इस सिल्क रूट का भी क्या रहा है, सिल्क रूट का भी क्या रहा है, ये हिस्सा रहा है। यहाँ से क्या होता था,
रेशम मार्ग था और उसके माध्यम से व्यापार होता था प्राचीन काल में। चुंबी घाटी सिक्किम भारत की चिकन नेक सिलीगुड़ी के पास है। ये कहाँ पर है? चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास में। तिब्बत पे नियंत्रण करने के लिए सिक्किम में भारत की उपस्थिति से तिब्बत पर चीन का प्रभाव कमजोर पड़ता है, इसलिए भी विरोध कर रहा था। और डोकलाम सिक्किम भूटान चीन, ये जो सिक्किम भूटान और चीन के ट्रांजैक्शन पर चीन का दावा इसी कारण से है। दोस्तों आपको पता होगा 2017 में भारत सरकार के कड़ी प्रतिरोध और भारतीय सेना के लगभग 90 दिन, लगभग 3 महीने के प्रतिरोध के बावजूद भारत चीन की सेना वहाँ पर क्या डोकलाम में आमने सामने डट के आ गई थी। ये जो भूटान है, तिब्बत वाला क्षेत्र है या फिर चाइना बोल दो आप इसको, और जो भारत का सिक्किम वाला क्षेत्र है वहाँ पर एक पठार है, उसको डोकलाम पठार बोलते हैं। पासमलुंग, डोकलांग ये पास में है। तो वहाँ पर चाइना अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयास कर रहा था और भारत की सेना के जो 3 महीने तक लगातार मतलब संघर्ष के बावजूद के बाद में चीन को वापस हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद में कई सैन्य वार्ताएं भी हुई, राजनीतिक स्तर पर वार्ता हुई और दोनों देशों की सेनाएं क्या आपस में अपने अपने स्थान पे लौट गई थी। तो चीन का विरोध करने का कारण समझ में आया, नाथुला दर्रा, चुंबी घाटी, तिब्बत पर नियंत्रण और डोकलाम, ये सब चीज़ें। चीन ने कब माना 2003 का ऐतिहासिक मोड़। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ गए थे? चीन की यात्रा पे पहली बार आधिकारिक तौर पे सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया। इसके बदले में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने पर सहमति जताई। ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक समझौता था। 2006 में क्या कर दिया था? नाथुला दर्रा व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया था, जो कि 1962 के बाद में 1962 का युद्ध हुआ था, उसके बाद बंद किया गया था, जो कि कब जाके खुला? 2006 में खुला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2017 डोकलाम विवाद हुआ, सिक्किम ट्रांजैक्शन पर 73 दिनों पर लगभग तनाव हुआ। सिक्किम का वर्तमान स्टेटस क्या है ये देख सकते हो आप, सिक्किम एक नज़र में। भारत का 22वां राज्य, ये 22वां राज्य कब बना था? 26 अप्रैल 1975 को बना था। इसकी राजधानी गंगटोक है, जो कि सबसे बड़ा शहर है। इसमें लगभग 6 जिले हैं दोस्तों, जिसमें एक वो पश्चिमी सिक्किम है, दक्षिणी सिक्किम है, पूर्वी सिक्किम है, उत्तरी सिक्किम है, ऐसे करके लगभग 6 जिले हैं दोस्तों। और लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर, कितना सा राजस्थान के कोई एक दो सा जिला है उससे दुगुना तो है ही, तो 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। इसके अलावा लगभग 6-7 लाख जनसंख्या यहाँ की। और यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक सुंदरता बहुत शानदार है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट बहुत आते हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा भी है एक, और विधानसभा में मात्र 32 सीटें हैं। सिक्किम की विधानसभा में मात्र 32 सीटें हैं। और यहाँ का सिक्किम उच्च न्यायालय भी है, जो कि गंगटोक में है, जो कि भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट, सबसे कम जजों वाला हाई कोर्ट है, ठीक है। और यहाँ का एक मुख्यमंत्री भी होता है। तो क्या भारत का 22वां राज्य बना 26 अप्रैल 1975 से। यहाँ की राजधानी गंगटोक है। एक पश्चिमी सिक्किम है, उत्तरी सिक्किम है, पूर्वी सिक्किम है, दक्षिणी सिक्किम है। इस प्रकार लगभग 6 जिले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 32 विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा सीट कितनी है? 32 विधानसभा सीट है, जो कि बहुत ही छोटी विधानसभा है। और यहाँ पर उच्च न्यायालय गंगटोक, सिक्किम उच्च न्यायालय जिसका मुख्यालय गंगटोक है। तो सबसे छोटा उच्च न्यायालय है क्या दोस्तों? सबसे छोटा उच्च न्यायालय किसका है? हाईकोर्ट किसका है? सिक्किम का है। तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना। यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग नए मुख्यमंत्री बने, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पार्टी के नेता हैं। कौन से? सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी के नेता हैं। ये मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन क्या लिया था? ये लिया कि सिक्किम में शनिवार वीकेंड पे सरकारी कर्मचारी सबकी, सरकारी स्कूल हो चाहे कुछ भी हो, हर डिपार्टमेंट की वीकेंड पे 2 दिन की छुट्टियां होगी। मतलब शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी करने का इन्होंने निर्णय लिया था। यहाँ पर राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रति व्यक्ति आय भारत के उच्चतम राज्यों में से है दोस्तों। इसका जो SDI इंडेक्स है, HJ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो लगभग 717 के आसपास है, 717 के आसपास है, जो कि बहुत क्या होता है? हाई होता है। भारत में लगभग 5वें नंबर पे है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा 100% जैविक राज्य 2016 में घोषित देश का पहला जैविक राज्य। यहाँ पर पूरी खेती है वो जैविक तरीके से की जाती है। तो ये सिक्किम के बारे में कुछ खास बातें हमने देख ली थी दोस्तों। साक्षरता दर लगभग क्या है? 82% से अधिक साक्षरता दर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा। वर्तमान में साक्षरता दर सिक्किम की लगभग 90-92% के समथिंग है। और यहाँ पर महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 65% के समथिंग थी, जो अब बढ़कर लगभग 73-74% चीज़ें हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 371 ऐप के तहत सिक्किम को क्या दिया गया है? विशेष प्रावधान दिया गया है दोस्तों। भारत के संविधान में 370 अनुच्छेद है। इसके तहत जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया था? विशेष प्रावधान दिया गया था। और 371 है, 371 के माध्यम से गुजरात है, महाराष्ट्र है, 371A है, B, C, D, E, F, G, H, I,
जे, ये कुछ राज्य हैं जो विभिन्न राज्यों के देते हैं विशेष प्रावधान देते हैं। जैसे 371 के माध्यम से गुजरात और महाराष्ट्र को विशेष प्रावधान दिया गया है, ABCDE। 371 ए के तहत नागालैंड को दिया गया है। 371 बी के तहत शायद मिजोरम या असम को दिया गया है। 371 सी के तहत इसको मणिपुर को दिया गया है। 371 डी के तहत डी और ई के तहत आंध्र प्रदेश को दिया गया है। एफ के तहत सिक्किम को दिया गया है। जी के तहत गोवा को दिया गया है। एच के तहत कोई नॉर्थ ईस्ट शायद मिजोरम है कौन सा, इसको दिया गया है। और यहाँ पर जो जे है इसके तहत कर्नाटक वगैरह राज्य हैं उनको विशेष प्रावधान का दर्जा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। सिक्किम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ऐप के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसके प्रमुख प्रावधान है, सबसे पहले सिक्किम के पुराने निवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा दी गई है कि वहाँ पर उनकी ज़मीन को सुरक्षा प्राप्त होगी। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि बाहरी व्यक्ति को वहाँ पर ज़मीन खरीदने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी हक नहीं है। ये वहाँ के लोगों के कुछ विशेष प्रावधान है। विभिन्न समुदाय हैं वहाँ पर, भूटिया है, लेप्चा है, नेपाली है, उनके लिए वहाँ पर विभिन्न नौकरियों में क्या आरक्षण प्रदान किया गया है। सिक्किम सब्जेक्ट्स के विशेष अधिकार हैं। बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। आयकर छूट है, 2008 तक सिक्किम नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त थी। रणनीतिक महत्व 2024-25 में 26 में बात करें, नाथुला दर्रा जो लगभग इतने मीटर ऊंचाई और लगभग 14,000 फीट ऊंचाई पे है, भारत चीन व्यापार का एकमात्र सक्रिय दर्रा है जो 2006 में खुला था। डोकलाम ट्रांजैक्शन भारत चीन भूटान सीमा पर विवाद का केंद्र रहा है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो पर्यटन का केंद्र है वो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, सिक्किम में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। कितनी है, 8598 मीटर है, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में पड़ती है, जो कि माउंट एवरेस्ट की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, सबसे पहले ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आपकी हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद में K2 जिसको गोल्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में है, पीओके वाले क्षेत्र में अपने, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और उसके बाद में कंचनजंगा है जो कि भारत के सिक्किम में पड़ती है। ITBP और सेना की भारी तैनाती रहती है, चीन सीमा की निगरानी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तीस्ता नदी परियोजना जल विद्युत का प्रमुख स्रोत है और यहाँ की जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से वार्षिक लगभग 15 लाख प्लस पर्यटक यहाँ आते हैं और टूरिज्म की समस्या से सिक्किम ग्रसित हो रहा है और इस वजह से यहाँ पर कुछ गंदगी वगैरह भी फैलाई जा रही है। कृषि 100% जैविक खेती होती है, बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए। ऊर्जा जल विद्युत अधिशेष है, जल से विद्युत बनाई जाती है, वहाँ पर क्या सरप्लस रहती है। 2023 बाढ़ से नुकसान भी होने की हुआ था थोड़ा। शिक्षा आपने देखा, साक्षरता 82% प्लस साक्षरता है, उस शिक्षा के लिए पलायन भी हो रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम का विलय कानूनी आधार बना और यहाँ पर रेफरेंडम के माध्यम से 93.5% मतदाताओं ने भारत के विलय में वोट दिया। काजी लेडुंग दोरजी सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री बने और चोग्याल के राजा थे जो ये नामग्याल अंतिम राजा थे, वहाँ पर लगभग 333 वर्ष का शासन क्या हो गया था, खत्म हो गया। उसके बाद 371 ऐप के तहत सिक्किम को विशेष दर्जा दिया गया है। 2003 में चीन ने आधिकारिक रूप से सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। नाथुला दर्रा भारत और चीन के व्यापार का प्रमुख द्वार है जो कि 1962 से बाद में 2006 में जाकर खुला था। 2016 देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित हो चुका है। कंचनजंगा जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत के सिक्किम में 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोकलाम सिक्किम भूटान चीन पे ट्रांजैक्शन पे स्थित एक पठार है जो 2017 में भारत और चीन के बीच में विवाद का प्रमुख, लगभग 3 महीने तक विवाद का प्रमुख केंद्र रहा। इंदिरा गांधी सिक्किम के विलय के समय भारत की प्रधानमंत्री थी। तो ये दोस्तों भारत में के सिक्किम के बारे में देखा। इसके अलावा हमने देखा भारत की सबसे छोटी विधानसभा लगभग 32 विधानसभा के सदस्यों वाली कहाँ है, सिक्किम की विधानसभा है। सबसे छोटा हाई कोर्ट कहाँ है, सिक्किम का है जो कि गंगटोक में मुख्यालय और सबसे कम जजेस वाला हाई कोर्ट है। तो आपको समझ में आएगा भारत के सबसे छोटे से और प्यारे से राज्य के बारे में जानकारी। यदि अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।